students, welcome in your class 9th of SST. Take out your civics book, open lesson number 3, electoral politics. Yes, overview. चैप्टर फर्स्ट में हमने डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी के बारे में देखा. इट इज़ नेदर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल फॉर पीपल गवर्न डायरेक्टली. लोगों का डायरेक्टली गवर्न करना है ना ईजी नहीं है, नेसेसरी नहीं है. तो इसके लिए कुछ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स फॉर द पीपल तो गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो गवर्न करने के लिए क्या किया गया है कि आप जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्न करेंगे. ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन कैसे इलेक्ट किया जाता है उनको, और कैसे एक अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शंस जो है डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी हैं, यूज़फुल हैं. We try to understand how electoral competition among parties serve the people. कि जैसे ही कंपटीशन होता है इलेक्शंस में, वो फिर पार्टीज़ लोगों के लिए कैसे सर्व करती है. यस, और इसमें डिफ्रेंशिएट भी किया जाएगा कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं. रेस्ट और चैप्टर tries to assess elections in India light of the yardstick. मतलब एक लाइट देखी जाएगी, एक छोटा सा व्यू देखा जाएगा कि इंडिया में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं. ठीक है. Yes, at each stage we ask what should happen and what does happen in election. हर स्टेज पे जो भी टॉपिक डिस्क्राइब किया जाएगा उसके साथ साथ उसके लिए क्वेश्चन भी किए जाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ तो वो सही था या नहीं था. ठीक है. तो अब नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इलेक्शन. वाई इलेक्शंस, इलेक्शन क्यों. असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है हरियाणा के इलेक्शन के बारे में. The time says after midnight, an expectant crowd sitting to the past hours in chalk, waiting for its leader. Organizers shows crowds that he would be here any moment. The crowd stands up where the passing vehicles comes the way, arouses hopes that he's come. Yes. टाइमिंग देखो, मध्य रात्रि का समय है और बहुत सारी जो भीड़ है पिछले 5 सालों से एक ही चौक में बैठी हुई है. क्यों बैठी हुई है? वो अपने लीडर का इंतज़ार कर रही है. और वहाँ के उस पार्टी के जो ऑर्गेनाइज़र है वो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि उस भीड़ को कि उनका जो नेता है वो जल्द ही किसी भी क्षण आता ही होगा. और अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल पास होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनका लीडर आ गया है, तो वो उठकर खड़े हो जाते हैं. तो अब वो किस लीडर का वेट कर रहे हैं? द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति. वो किस लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं? मिस्टर देवीलाल का, जो कि हरियाणा की संघर्ष समिति के चीफ हैं. हु वॉज टू एड्रेस द मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट. और वो एक मीटिंग करने वाले हैं लोगों के साथ करनाल में. ठीक है. यस, द 76 ओल्ड लीडर, इसकी एज 76 है, इज़ अ वेरी बिजी दीज डेज. इन दिनों वो बहुत बिजी है. हिज डेज स्टार्ट 8 AM एंड एंड आफ्टर 11 PM. उसका जो दिन है वो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और 11 बजे तक, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो ऑलमोस्ट पब्लिक मीटिंग्स कर रहा है. He had already addressed 9 election meetings. इससे पहले भी, अब जब वहाँ वो आने वाला है ना, उससे पहले भी वो 9 मीटिंग्स को ऑलरेडी सुबह से एड्रेस कर चुका है. 23 मंथ्स से पब्लिक मीटिंग्स इस तरह की जो है पिछले 23 मंथ्स से लोगों के साथ ऐसे ही चलती हुई आ रही है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 1987. और ये रिपोर्ट कब की है? 1987, हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले थे उसकी. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982. ये जो स्टेट है इसमें 1982 तक पहले किसने गवर्न किया है? कांग्रेस पार्टी ने. ठीक है. चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, कांग्रेस का ये अपोजिशन लीडर है. लेड अ मूवमेंट कॉल्ड, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया है जिसका नाम है न्याय युद्ध, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए संघर्ष.
उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इलेक्शन। उन्होंने और भी अपोजिशन पार्टीज़ को मिलकर अपनी पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हो सकें। इन इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल सेड दैट इफ़ हिज पार्टी विन द इलेक्शन, देवीलाल जो है लोगों से इस तरह की प्रोमिस कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी इस इलेक्शन में जीतती है, गवर्नमेंट वुड वेव द लॉन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो गवर्नमेंट अगर उनकी आती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो उनकी गवर्नमेंट छोटे फार्मर्स के लोन्स और छोटे बिजनेसमैन के जो भी लोन्स हैं उनको माफ़ करवा देगी। ही प्रोमिस्ड दैट वुड बी फर्स्ट एक्शन इन इस गवर्नमेंट, और उसकी गवर्नमेंट अगर बनती है तो उनमें सबसे पहला टास्क यही किया जाएगा। द पीपल वर अनहैप्पी विद हर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, पहले जो गवर्नमेंट रही मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट जो रही, लोग उससे नाराज़ हैं। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड, और वो आकर्षित है देवीलाल के प्रॉमिस से। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, तो जैसे ही इलेक्शंस जीते, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल। लोकदल के फेवर में लोगों ने जमकर वोट किए। इट अलाइज लोकदल, और जो इसकी जो पार्टीज़ और भी अपोजिशन पार्टीज़ को जिनको मिलाकर लोकदल बना था, उनके लिए भी उन्होंने अच्छी तरह लोगों ने भर भर के वोट किए। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90। टोटल स्टेट असेंबली में 90 सीट्स थी, जिसमें से 76 सीट्स जो है वो लोकदल और उससे जुड़ी हुई जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस की, उन्होंने उसे जीत लिया। लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स, और अकेले लोकदल ने ही 60 सीट्स को विन कर लिया, मतलब कि 50% से ज़्यादा सीट्स को विन किया। तो ऑलमोस्ट जो है मेजोरिटी किसकी आ गई, लोकदल की पार्टी की। Thus had clear majority in assembly में इसकी मेजोरिटी क्लियर हो गई। कांग्रेस could win only 5 seats, कांग्रेस ने ओनली 5 सीट्स को विन किया। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया, और फिर जितने भी मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लोकदल के, उन्होंने अपना लीडर किसे चुना, मिस्टर देवीलाल को चुना। ठीक है। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी ए न्यू चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ने देवीलाल जी को न्यू चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया। यस। 3 days आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, इलेक्शन रिजल्ट जब 3 दिन बाद आया उसके बाद ही सब हुआ। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट is issued a government order waiving the outstanding loan of small farmers, agriculture laborers and small businessmen। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद कम से कम समय में उन्होंने फार्मर्स के और जितने भी छोटे बिजनेसमैन थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे, उन सबके लोन को वादे के हिसाब से उनसे माफ़ कर दिया। हिज पार्टी रूल्ड स्टेट एट 4 years, उनकी पार्टी ने वहाँ 4 year जो है अपना शासन चलाया। यस। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में हुए, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिडंट विन प्रॉपर सपोर्ट इस बार, लेकिन इस बार 1991 में जो इलेक्शन हुए इस बार उनकी पार्टी को कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और 1991 में कांग्रेस इस इलेक्शन में जीती और उसकी गवर्नमेंट बनी। यस। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। इलेक्शंस जो है हर डेमोक्रेसी, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ इलेक्शंस होंगे। यहाँ इवन मोर देन 100 कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर इलेक्शन के थ्रू ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चूज़ करते हैं। हमने इलेक्शंस के बारे में अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह से, चाहे वो डेमोक्रेटिक है नहीं है, उसके बारे में हमने चैप्टर 2 में और 1st में ईजिली देखा है। इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, चलो हम इमेजिन करते हैं बिना इलेक्शन के तो शासन कैसा होगा। रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन, क्या लोगों का शासन जो है वो बिना इलेक्शन के पॉसिबल हो पाएगा। यस, बट एज यस नॉट इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन। हमने चैप्टर 1st में इसके बारे में देखा था कि कोई भी लार्ज कम्युनिटी एक साथ बैठकर कोई भी एक डिसीज़न नहीं ले सकती। तो ये यस,
nor is it time for everyone to have the time and knowledge to take decision all matters. सब लोग एक साथ बैठे और किसी डिसीजन को लें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता. Therefore in the most democracies people rule through their representatives. इसीलिए जो लोग हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जहाँ पर है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वहाँ पर शासन लोगों के द्वारा किया जाता है. इज़ देयर डेमोक्रेटिक वे सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. बिना इलेक्शन के आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करो, क्या ऐसा डेमोक्रेटिक वे है? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. तो अब हम देखेंगे कि एज और एक्सपीरियंस के थ्रू भी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं. कैसे चुने जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज और एजुकेशन की जो एजुकेटेड है नहीं है ये चीज़ भी देखी जाती है. देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल. तो यहाँ पर भी मुश्किल हो जाता है कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है और एक्सपीरियंस है. बट लेट अस से दैट पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली. सच ए प्लेस डजंट रिक्वायर इलेक्शन. तो अगर लोग एक साथ बैठ के इस चीज़ों से निकल सकते हैं तो फिर वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्शंस की. यस, बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन हम क्या इसको बोल पाएंगे कि ये डेमोक्रेसी है? पॉसिबल नहीं है. अगर आप नॉलेज और आर्ट के नॉलेज और एजुकेशन के बिहाफ पर अगर किसी को वोट करते हो तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है. हाउ डू वी फाइंड आउट? वोट करना नहीं, आप उसको वैसे ही चुन लेते हो कि कौन नॉलेजेबल है ज़्यादा नहीं है, तो वो वहाँ आपको डेमोक्रेसी कह पाओगे आप. हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? और कैसे आपको पता लगेगा कि जो लोग हैं वो वाकई अपने रिप्रेजेंटेटिव से उनको कोई हॉप्स हैं या नहीं है? हाउ डू वी इंश्योर दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर विशेज ऑफ पीपल? हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों की इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट इज हु द पीपल डोंट लाइक टू डोंट रिमेन रिप्रेजेंटेटिव? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुना गया है पहले वो ही रहना चाहिए या वो उसको चेंज करना चाहते हैं? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके लिए देखो, देयरफॉर इलेक्शंस आर, इसी की वजह से इलेक्शंस को कंसीडर्ड किया गया है. ठीक है, they wish to do so, this mechanism is called. अगर yes, हाउ टू मेक श्योर, अगर हमें ये चीज़ें सब पता नहीं चलती है ना तो इनकी श्योरिटी के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जिससे पीपल जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं रेगुलर इंटरवल्स यानी कि अलग अलग टाइमिंग में. और अगर वो नहीं चाहते हैं तो उसी रिप्रेजेंटेटिव को तो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इलेक्शंस कहते हैं. देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड इसेंशियल, इसीलिए इलेक्शंस को ज़रूरी बताया गया है इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में. एंड एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मैनी चॉइस, वोटर्स की बहुत सारी चॉइस होती है. दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो किसको चूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं जो उनके लिए लॉज बनाए. दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, जो अपनी गवर्नमेंट बनाए और मुख्य डिसीजंस ले. दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज, उस पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज लाए और गवर्नमेंट को अच्छी तरह मेंटेन करके रखे, लॉ मेकिंग हो. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या चीज़, कौन सी चीज़ इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है? इलेक्शंस जो हैं अलग अलग तरीके से होते हैं और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सब में इलेक्शंस होते हैं और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें भी अलग अलग तरीके से इलेक्शंस होते हैं. तो आप उनमें कैसे पता लगा सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है? यस, हमने चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में इस क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस किया था और बहुत सारे एग्जांपल्स भी अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पर दिए गए थे, जैसे चाइना है ना. दे कांट रियली कॉल्ड, उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते क्योंकि चाइना के पास कोई और चॉइस ही नहीं है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही वोट करना होगा. तो हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल. तो कुछ यहाँ पे एक लिस्ट है, उस लिस्ट में हम देखेंगे कि कुछ मिनिमम कंडीशंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में होती ही है. फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, जो चूज़ कर रहा है तो वो हर कोई एक चूज़ करने के एबल होना चाहिए. दिस मीन्स शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि हर पर्सन का एक वोट होगा और उसके वोट की वैल्यू भी 1 होगी. फिजी की तरह नहीं कि जहाँ पे इंडियन फिजी लोग हैं उनके वोट की वैल्यू हाफ हो जाए. सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम,
parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice. लोगों को भी रियल चॉइस दी जाएगी और ये जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन का जो कॉन्टेस्ट होगा वो भी फ्री होगा, किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी, वोटर्स फ्री होंगे, इलेक्शन लड़ने वाले नॉमिनेट्स फ्री होंगे। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड द रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस अपनी चॉइस को चेंज करने के लिए भी एक टाइमिंग होगा, मतलब कि अभी जो गवर्नमेंट अभी शासन में है तो अगर उसका आपको वर्किंग सही नहीं लगता, आपको लगता है कि उस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि वो इतना टाइम पीरियड तक ही काम कर सकती है, ताकि आपके पास पूरी चॉइस रहे कि उस टाइम पीरियड के बाद आप किसी और को चूज़ कर ले जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से मतलब कि गवर्नमेंट के लिए बेटर वर्क कर सकता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों में इलेक्शन होते ही रहना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। फोर्थ, द कैंडिडेट, हाँ, कि लोगों में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि किसको वोटिंग के लिए खड़े होना है। कैंडिडेट कोई भी जो लोग हैं उनमें भी फ्रीडम होनी चाहिए, वो कैंडिडेट बन सकते हैं किसी भी पार्टी के। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। इलेक्शन जब होते हैं तो उसे भी फ्री और फेयर तरीके से किया जाए, ताकि लोग वाकई में जिसे चाहते हैं अपना कैंडिडेट बनाना वो उसे चुन सके। दिस माइट लुक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस, ये बहुत ही सिंपल और ईजी कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती है। इस चैप्टर में हम yes, in this chapter we will apply these conditions and elected held in our own country, see if can call this democratic election। देखो हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे कंट्री में होती है, फिर ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या इन सारी चीज़ों को जो हमारे कंट्री में हो रही है इलेक्शन के थ्रू, तो उसे डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जा सकता है या नहीं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? पॉलिटिकल कंपटीशन होना क्या ज़रूरी है, क्या सही है? यस, देखो इलेक्शंस आर जस्ट ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस का मतलब ही ये आता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।